हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमजी शर्मा में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली पेट परीक्षा अब बहुत ही करीब में आ चुकी है और समय बहुत कम बचा है। यूपी पेट 2023 की तैयारी हेतु बहुत सी पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध हैं। उसी के क्रम में रुक्मिणी पब्लिकेशन की एक बुक है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कुल 31 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, 25 सेट प्रैक्टिस सेट के हैं और बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं। जिन बंधुओं को बुक लेनी है वो मार्केट से परचेज कर सकते हैं और जो नहीं परचेज करना चाहते वो दोस्तों टारगेट विथ एमजी शर्मा चैनल से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आज का पहला प्रैक्टिस सेट इस सेशन में करवाया जा रहा है। इस चैनल से जुड़कर प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो देर न करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगला प्रैक्टिस सेट आपको मिल सके। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक यानी विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो राणा उदय सिंह, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप या राणा सांगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, राणा कुंभा ने करवाया था। और चित्तौड़ के किले के अंदर ये विजय प्रतीक है, विजय स्तंभ का निर्माण जो है राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। और दोस्तों, राणा कुंभा की यदि बात की जाए तो राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के उपलक्ष्य में 1440 से 48 के बीच में 1440 से लेकर 48 के बीच में ये इन्होंने विजय स्तंभ बनवाया था। और विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रतीक चिन्ह में शामिल है। अर्थात विजय का स्तंभ जो है ये राजस्थान पुलिस का जो लोगो है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो लोगो है ये प्रतीक के चिन्ह के रूप में शामिल किया गया है। दोस्तों, आगे विजय स्तंभ के बारे में वास्तुकार मंडन नेता नापा और पुंजा हैं और इस स्तंभ की ऊंचाई जो है 122 फीट है। कितनी है? 122 फीट की इसकी ऊंचाई है। और चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई कुल 30 फीट है और 9 मंजिला टावर का है ये। इसी क्रम में दोस्तों राणा उदय सिंह सेकंड के पुत्र महाराणा प्रताप हुए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? तो यूसुफ आदिल शाह, कासिम बरीद या दिलावर खां हुसैन या महमूद लोदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी महमूद लोदी हो जाएगा। 1529 में घाघरा के युद्ध में ये मुगल बादशाह बाबर ने महमूद लोदी को पराजित किया था। और घाघरा का युद्ध जो है दोस्तों, घाघरा का युद्ध स्थल और जल दोनों स्तरों पर लड़ा गया था। महमूद लोदी इब्राहिम शाह लोदी का छोटा भाई था और दोहरिया का युद्ध जो है महमूद लोदी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। दोस्तों, यूसुफ आदिल शाह ने पुर्तगाली में 1510 ईस्वी में गोवा छीन लिया था। तो ये रहा इस प्रश्न का डिटेल्स। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 की यदि बात की जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसे राज्य सेवा से नियुक्त किया था? तो ये इब्न बतूता को किया था। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा सही जवाब, इब्न बतूता। दोस्तों, इब्न बतूता जो था ये मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राज्य सेवा में इसको नियुक्त किया था। और इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में पहला रहला नामक यात्रा वृत्तांत लिखा था। क्या लिखा था? रहला नामक यात्रा वृत्तांत इसके द्वारा लिखा गया था। और इब्न बतूता जो है 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचा और उसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी यानी कि जिसको न्यायाधीश कहते हैं नियुक्त किया था। और दोस्तों, इब्न बतूता मोरक्को का मूल अफ्रीकी यात्री था और सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत के द्वारा ही प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। यह मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है इसको माच कहा जाता है, यकचाम कहा जाता है, चेराव कहा जाता है या थांगचा कहा जाता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन सी चेराव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेराव कहा जाता है।
चेराव दोस्तों एक प्रकार का नृत्य होता है जो मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य के अंतर्गत आता है और ये मिजोरम के आदिवासियों द्वारा जो है किया जाने वाला नृत्य होता है। इस नृत्य में बांस का प्रयोग किया जाता है और इसलिए इसे बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ये नृत्य दोस्तों ये 4 समूह में किया जाता है। इसमें पुरुष और स्त्री दोनों शामिल होते हैं और पुरुष बांसों को पकड़ते हैं तथा महिलाएं इसके अंदर ढोल की ताल पर नाचती हैं, जो कि ये चित्र में दिखाया गया है। इसमें पुरुष जो है बांस को पकड़े हुए हैं और महिलाएं इसके अंदर ढोल की ताल पर नाचती हुई दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट है थांगटा नृत्य, जो मणिपुरी में युद्ध संबंधी दृश्यों का प्रदर्शन किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 5वां नंबर। 5वां नंबर की यदि बात की जाए दोस्तों, तो निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी? कौन सी प्रणाली थी? बाली थी, निज थी या वणिक पथ थी या जब्त थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ये निज थी। इसका नाम था निज और निज ये ब्रिटिश भारत की नील खेती से संबंधित एक प्रणाली है। नील की खेती के 2 मुख्य तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं? पहला है निज और दोस्तों दूसरा है ये है रैयती। पहला निज है, दूसरा है रैयती। और निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करता था और निज ज़मीन बागान मालिकों द्वारा खरीद लिया जाता था या जमींदारों से भाड़े पर खरीद लेता था। तो निज ज़मीन का बागान मालिकों द्वारा और मजदूरों से खेती करवाया जाता था। और दोस्तों नील की खेती में भारी संख्या में श्रम और हल बैलों की भी आवश्यकता होती थी। निज खेती की बात की जाए तो निज नील की खेती कुल नील खेती का लगभग 25% है, यानी 25% होता था। अर्थात ये 25% भूमि पर किया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला हमारा है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। तो ये कौन थे? ऑप्शन ये इसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले जो पहले भारतीय थे वो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी दोस्तों 1892 में ये फिंसवारी में कॉमन हाउस के लिए चुने गए थे और दादा भाई नौरोजी ये लिबरल पार्टी से चुनाव लड़े थे। किस पार्टी से लड़े थे? लिबरल पार्टी से। पार्टी का नाम याद रखना है, लिबरल पार्टी। और दादा भाई नौरोजी आर्थिक शोषण नीति को उजागर करने वाले प्रथम भारतीय थे और इन्होंने ब्रिटिश सरकार के आर्थिक शोषण और धन निकासी को भारत में अनिष्टों का अनिष्ट कहा है। इसी में भीकाजी कामा को भारत में क्रांतिकारियों की जो है माता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्न भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था? तो ऑप्शन है खुदीराम बोस, अशफाक उल्ला खान, बाघा जतिन या प्रफुल्ल चाकी। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बाघा जतिन। बाघा जतिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भारतीय क्रांतिकारी थे। इनके सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था और बाघा जतिन युगांतर पार्टी के मुख्य नेता थे। क्या थे? बाघा जतिन युगांतर पार्टी के मुख्य नेता थे और युगांतर पार्टी बंगाल में क्रांतिकारियों का प्रमुख संगठन था। आगे दोस्तों प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जो 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया था। और अशफाक उल्ला खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला हमारा है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 की बात की जाए तो सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो ये चिनाब नदी है, भागीरथी नदी है, कोसी है और झेलम है। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा चिनाब नदी हो जाएगा। ऑप्शन ये के साथ जाएंगे चिनाब नदी। और चिनाब नदी जो सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है ये चिनाब नदी पर बनाया गया है। और सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं, अर्थात सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं वो चंडीगढ़ है, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है और जम्मू कश्मीर है।
पंजाब भी है, राजस्थान है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश हैं। ये सारे जो है स्टेट हैं जो इससे लाभान्वित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 9। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिनलिथगो या लॉर्ड मैकाले? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अर्थात 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था ये किसके आदेश पर हुआ था? तो ये लॉर्ड कर्जन के आदेश पर हुआ था। और लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को घोषणा की थी। कब की थी? 19 जुलाई और 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। लेकिन बंगाल का विधिवत रूप से विभाजन ये जो हुआ ये 16 अक्टूबर को हुआ। 16 अक्टूबर को हुआ, 1905 में ही हुआ, लेकिन ये 16 अक्टूबर 1905 को हुआ, जबकि विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 की गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और लॉर्ड कर्जन का मानना था कि उसने बंगाल का विभाजन प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है प्रश्न क्या 10 देख लेते हैं। 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? ये है नेल्ली सेनगुप्ता, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सुभाष चंद्र बोस? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। तो ये 1931 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए ये वल्लभ भाई पटेल थे। और 1931 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कराची में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? कराची में आयोजित किया गया। और दोस्तों 1931 में अधिवेशन मौलिक अधिकार और आर्थिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव भी पारित हुआ। और 1933 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन जो है कलकत्ता में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता नेल्ली सेनगुप्ता ने की थी। और स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले नेल्ली सेनगुप्ता तीसरी महिला और दूसरी भारतीय महिला थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 11 है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये है 11 नंबर। जोग जलप्रपात किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पंजाब है, लद्दाख है, कर्नाटक है या जम्मू और कश्मीर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन सी कर्नाटक हो जाएगा। जो जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। और वर्ल्ड वाटर फाइल्स यानी डाटाबेस के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कर्नाटक राज्य के बाराही नदी पर कोकिंकल जलप्रपात है। और चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में ये जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 12 नंबर देख लेते हैं। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे खारी आर्द्र भूमि सांभर झील स्थित है? तो ये इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये राजस्थान हो जाएगा। अर्थात राजस्थान राज्य में भारत की सबसे खारी आर्द्र भूमि सांभर झील स्थित है। और सांभर झील राजस्थान के जयपुर में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। और सांभर झील एक रामसर स्थल भी है। और भारत में जो है 1982 में रामसर संधि को स्वीकार किया गया था। सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला रामसर साइट स्थल रेणुका जो है ये रेणुका है, ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है ये। और राजस्थान में 2 रामसर साइट यानी सांभर झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? सरजू नदी, गोमती नदी, सोन नदी और कोसी नदी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरजू नदी। अर्थात सरयू नदी घाघरा की सहायक नदी है। और सरयू नदी उत्तर प्रदेश में अयोध्या के निकट बहने वाली प्राचीन नदी है। और घाघरा नदी बलिया और छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। और सरयू नदी भारत के उत्तराखंड और नेपाल के बीच में कुछ दूरी तक ये सीमा भी बनाती है। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं?
केरल में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या उड़ीसा में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल में पाया जाता है। और भारत उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मुख्यतः विषुवत-रेखीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, अर्थात ऐसे वन जो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं उन्हें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और जैव विविधता इसमें अधिक पाई जाती है। और ऐसे वनों की लकड़ी लंबी और कठोर होती है। इस प्रकार के वनों का मुख्य वृक्ष जो होते हैं वो महोगनी है, रोजवुड है, आयरनवुड है, रबड़ है और आबनूस आदि हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 की बात की जाए तो भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो दोस्तों ये दिया था, ये ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा दिया गया था। और इस आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को हुआ था। कब हुआ था? 5 जनवरी और 1966 को ये मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। और 1967 के ये हनुमतैया का इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और आयोग का कार्यकाल 1970 में समाप्त हुआ था। 1970 में कार्यकाल इसका समाप्त हुआ था। और ये एक स्वतंत्र परिवेशी एजेंसी के रूप में ओम्बुड्समैन की स्थापना सर्वप्रथम 1909 में स्वीडन में की गई थी। और दोस्तों लोकपाल विधेयक संसद में प्रथम जो 1968 में पेश किया गया था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 16 नंबर देख लेते हैं। तो यह है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का साधन नहीं है? तो यह है चलनिधि समायोजन सुविधा, रेपो दर है, वस्तु एवं सेवा कर है या नकदी आरक्षित अनुपात है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर हो जाएगा। जीएसटी जिसका पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर। और जीएसटी एक एकीकृत कर प्रणाली है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वस्तु और सेवाओं पर विभिन्न चरणों पर लगाए जाने वाले करों को समाप्त करके कर लगाने की व्यवस्था की गई है। अर्थात केंद्र सरकार द्वारा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के मध्य हुआ है। इसके माध्यम से संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। और भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है। कब किया गया है? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है। और ये कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। और भारत में जीएसटी लागू करने वाला ये 161वां देश बन गया है। अर्थात भारत जो है 161वां देश बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 की यदि बात की जाए तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों ये मिलान करना है तो आता है पुलिकट झील। और पुलिकट झील कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। दूसरा है चिल्का झील। तो चिल्का झील ये उड़ीसा में है। और बुलर झील जो है ये कश्मीर में है। और सांभर झील ये राजस्थान में है। तो ये इसका क्रम हो जाएगा। तो दोस्तों ए का तीसरा हो जाएगा, ए का तीसरा हो गया, और बी का जो है पहला हो जाएगा, और सी का चौथा हो जाएगा, और साथ ही इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 18 नंबर। 18 देखते हैं। तो यह है जनसांख्यिकी संक्रमण को निम्न में से किसके रूप में वर्णित किया गया है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ मृत्यु दर में गिरावट होती है। अर्थात ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ जन्म दर में गिरावट होती है। कुछ ऐसा चरण जिसमें देश की जनसंख्या वृद्धि शून्य है और एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन एक प्रक्रिया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात ये एक समय के बाद समाज में जनसंख्या के परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। डी इसका सही जवाब होगा। और जनसांख्यिकीय संक्रमण एक जनसंख्या सिद्धांत है जो कि जनसांख्यिकी इतिहास के आंकड़ों और सांख्यिकी पर आधारित है। और इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो W.M. थॉम्सन हैं। कौन है? W और M, ये हैं W.M. थॉम्सन और फ्रैंक W. नोटेस्टीन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 की यदि बात की जाए तो 1929 में महामंदी, इनमें जो 1929 है महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? एशिया में हुई थी, दक्षिण अमेरिका में हुई थी, यूरोप में हुई थी या उत्तरी अमेरिका में हुई थी? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा,
उत्तरी अमेरिका में हुई थी। अर्थात 1929 की महामंदी थी और ये अमेरिका में शुरू की गई थी और सन 1929 की शुरुआती आर्थिक मंदी आधुनिक विश्व के आर्थिक इतिहास में सर्वाधिक गंभीर उथल पुथल से गुजर रही थी और विश्व आर्थिक मंदी से 1929 से 33 के बीच में चली थी। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? यह अंतिम वस्तुओं की बिक्री है, अदला बदली किए गए माल की सेवाएं हैं, अर्थात अदला बदली किए गए माल और सेवाएं हैं, या उपयोग किए गए सामानों की बिक्री है, या अंतरण भुगतान है। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ये हो जाएगा, अंतिम वस्तुओं की ये बिक्री है। अर्थात भारत एक वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है और इसका आकलन राष्ट्रीय अथवा किसी उपभोग सकल निवेश सरकारी और व्यापार शेष के योगफल द्वारा किया जाता है। इसमें जीडीपी में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात की जाए तो विश्व बैंक की ओर से सदस्य देशों की तुलनात्मक विश्लेषण इसके आधार पर भी किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो एक नेक्स्ट हमारा 21 नंबर। 21 नंबर है, भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 198, 298, 299 या 199। तो कुल जो सदस्य थे दोस्तों तो वो थे 299, 299 सदस्य थे। और इसमें 389 सदस्यों में 292 ब्रिटिश भारत राज्यों से और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों से चुनना था इनको। जब 3 जून योजना के द्वारा भारत विभाजन को स्वीकार कर लिया गया था तो संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे। भारतीय सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को हुआ था और इसमें अंतिम रूप से 284 तत्काल उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? तो दोस्तों वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 45 है, या अनुच्छेद 44 है, अनुच्छेद 42 है, या अनुच्छेद 38 है? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा वो अनुच्छेद 38 हो जाएगा। अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है। और अनुच्छेद 38 जो है इसके अनुसार राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय और नागरिक जीवन के संस्थाओं को अनुप्रमाणित करता है। इसी क्रम में अनुच्छेद 39 का के अंतर्गत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उपलब्ध कराता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है वो है 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत संवैधानिक पद है? तो अतिरिक्त अस्थायी परामर्शदाता है, या अपर महाधिवक्ता है, भारत के महाधिवक्ता है, या भारत का महान्यायवादी होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों भारत का महान्यायवादी पद में भारत के संविधान में अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है और महान्यायवादी का देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और इसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। और महान्यायवादी की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और भारत में 3 अधिकारी की विधि अधिकारी माना गया है, जो भारत का महान्यायवादी है, भारत का महाधिवक्ता है और भारत की अपर महाधिवक्ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन की बात किया है तो भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा ये प्रावधान करता है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी? तो दोस्तों ये अनुच्छेद जो है 343 थर्ड में है, या 343 फर्स्ट में है, 343 सेकंड में है, या 344 फर्स्ट में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये 343 फर्स्ट में दिया गया है। अर्थात इसका प्रावधान किया गया है और शासकीय कार्यों के लिए संघ द्वारा आधिकारिक रूप से प्रयोग की जाने वाली संख्याओं का रूप अंतर्राष्ट्रीय होता है
और 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू होने के साथ हिंदी को राजभाषा का स्थान प्राप्त हो गया था। उसी समय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा के विषय में वर्णन किया गया है और 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 14 सितंबर को मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 25 देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान का 103वां संविधान संशोधन सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं के लिए आरक्षण प्रदान करता है। तो ऑप्शन के रूप में दिया है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए, या अदर बैक कास्ट के लिए यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, या अल्पसंख्यकों के लिए। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 103वां संविधान संशोधन सरकारी नौकरियों में शैक्षिक संस्थानों का आर्थिक रूप से मदद करता है। और इस संशोधन के माध्यम से संविधान में 2 नए अनुच्छेद 15(6) और 15 यानी 16(6) को जोड़ा गया है। और इस संविधान संशोधन से पूर्व में आरक्षण सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन को आधार मानते हुए जातिगत आधार पर ही किया जाता रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 26 देख लेते हैं। तो 26 क्वेश्चन नंबर हमारा है, 1 मिनट इसको बड़ा कर लें। दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन है, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का प्रतिबिंब होता है, प्रकाश का फैलाव होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, वो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन ये इसके कारण होता है, इससे रंग नीला होता है और किसी संचरण के माध्यम से इसमें पदार्थ के कण भी उपस्थित हों तो कणों को टकराकर प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाती है और ये घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है और किसी प्रकाश के लिए प्रकीर्णन की मात्रा उसके तरंग दैर्घ्य के चतुर्थघात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात प्रकीर्णन की जो मात्रा होती है, प्रकीर्णन की मात्रा जो होती है प्रोपोर्शनल 1/λ/4 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 27 नंबर। दोस्तों 27 नंबर की बात की जाए तो घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली तरल पेट्रोलियम गैस यानी LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस निम्न में से किसका मिश्रण है? तो मीथेन और प्रोपेन का है, प्रोपेन और ब्यूटेन का है, हेक्सेन और प्रोपेन का है, या मीथेन और ब्यूटेन का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। और ये घरों में रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त होता है और इसमें अत्यंत उच्च दाब पर प्रोटीन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जैसी गैसें द्रवित होती हैं। LPG की रिसाव की पहचान के लिए इसमें इथाइल जो मरकेप्टन दुर्गंधयुक्त पदार्थ मिला दिया जाता है और सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। पेट्रोल का मुख्य संगठन जो होता है वो ऑक्टेन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 28 नंबर की यदि बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प रूप में परिवर्तित करती है? तो भाप का बनना है, या ऊर्ध्वपातन है, या संघनन है, या वाष्पीकरण है। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा, ये वाष्पीकरण हो जाएगा। वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है तरल को सीधे उसके वाष्प के रूप में परिवर्तित करती है और वाष्प को द्रव बनाने में परिघटना संकलन जो इसकी संघनन कहलाता है। और जैसे वर्षा होती है और ओस होता है। कुछ पदार्थ गर्म करने पर ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं और ऊर्ध्वपातन इनको कहा जाता है, जैसे आयोडीन, कपूर ये होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 29 नंबर की बात की जाए तो आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट है, हर्ट्ज है, ओम है, या जूल है? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हर्ट्ज हो जाएगा। अर्थात आवृत्ति SI का मात्रक जो हो जाएगा वो हर्ट्ज हो जाएगा। और दोलन कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितने दोलन या चक्कर पूरा करती है उसे उसकी आवृत्ति कहा जाता है। इसी क्रम में वैद्युत विभव का SI मात्रक जो जूल प्रति कूलम होता है। क्या होता है? वैद्युत विभव का मात्रक SI जो होता है वो जूल प्रति कूलम वोल्ट होता है और विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई को ओम कहा जाता है, जिसका सिंबल इस तरह होता है। ये ओम का नियम भी है और इसका कार्य जो है SI मात्रक जूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 30
30 नंबर की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक मलेरिया रोग का कारण होता है? जीवाणु, कवक है, विषाणु है या परजीवी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा परजीवी हो जाएगा। परजीवी रोग कारक मलेरिया रोग का कारण होता है और मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है और मलेरिया के उपचार के लिए दी जाने वाली जो दवा कुनैन होती है क्लोरोक्विन होती है और कुनैन नामक दवा सिनकोना के वृक्ष के छाल से प्राप्त हो जाती है। अर्थात एक प्रश्न से कई प्रश्न इसमें मिल रहे हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो कुनैन की ये दवा होती है, मलेरिया की दवा होती है, किससे प्राप्त की जाती है? तो ये कुनैन की यानी कुनैन की जो दवा होती है सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, ये मैथ से संबंधित है, 31 नंबर। तो इसको देख लेते हैं। तो इसमें दिया है 4 क्रमागत विषम संख्याओं में ABCD का औसत 18 है और BC का औसत ज्ञात करना है इसमें। तो जो चारों का औसत है अर्थात क्रमागत संख्याओं की औसत की बात की जाए तो x-3, इसी क्रम में x-1 और x+1 और x+3। तो चारों का जो औसत होगा ये जोड़ लेंगे तो 3, 1, 4 और ये 1, 1 तो कट जाएगा, इधर ये 1, 1 जो है ये कट जाएगा और यहाँ बचेगा 4x और 4 का है तो 4, 4 बच गया चला गया तो ये हो गया x अर्थात x बराबर ये 18 हो जाएगा औसत इसका। और B और C का जो होगा मान ये हो जाएगा, B और C का मान देख लेते हैं तो x-1 और प्लस x+1 इसका बटा 2 करेंगे क्योंकि ये 2 B और C 2 हैं तो 2 हो जाएगा और ये 4 थे तो 4 हो गया था। तो इसका हो जाएगा 2x और ये 1, 1 कट गया बटा 2, 2, 2 बराबर इसका भी 18 हो जाएगा। तो कुल मिला के इसका जो आंसर आएगा वो 18 आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन में दिया यदि xy बराबर 9, xy बराबर 18 तो x² + y² का मान जो है हमको ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों कलर चेंज कर लें। चलिए ये हो गया। तो इसमें दिया है x + y बराबर 9 है, xy बराबर 18 है तो x + y का ये मान निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे x + y बराबर होगा 9। इसका दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा x² + y² और प्लस 2xy बराबर हो जाएगा 9, 9 81 हो जाएगा। ये हो जाएगा 81 हो जाएगा। अर्थात आगे x² + y² और +2 × xy की जगह पे दिया गया है ये 18 दिया गया है, यानी 18 दिया गया है तो ये बराबर 81 हो गया। इधर इसको लाएंगे तो 18 दूना 36 हो गया। तो 81 में से अगर 36 निकाल देंगे तो ये दोस्तों बच जाएगा 45, यानी 11 में से 6 निकला तो 5 बच गया और ये 7 में से 4 45 हो गया। अर्थात ये मान जो ओवरऑल आ जाएगा x² और +y² बराबर हो जाएगा 45, बराबर के क्रम में हो जाएगा 45 और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में दिया गया है, इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 33। ये है 0.527 और 2.013 के गुणनफल में कितना घटाने पर परिणाम प्राप्त होगा। तो इसको घटा लेते हैं पहले। तो इसको इसी क्रम में घटा लेते हैं। अर्थात 0.527 गुणे 2.013 - 1, इसको इस तरह घटा लेंगे तो इसका जो मान आ जाएगा ये आ जाएगा 1.06851 हो जाएगा और -1 कर देंगे तो यहाँ से घट जाएगा तो ये हो जाएगा कुल मिला के 0.06851। ये इसका उत्तर आ जाएगा, ये इसका उत्तर आ जाएगा जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। कहाँ दिया गया है? अच्छा डी नहीं है, ये दिया गया ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
इसमें दिया है 29 यानी 5 सही 6/29 और इसको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने पर आ जाएगा 29 को 5 से गुणा 6 करेंगे तो ये 151 हो जाएगा। 151/29 माइनस ये 15/4 हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी दिया गया है। और ये जो है तो दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले ब्लैंक पेज ले लेते हैं। ये इस तरह है तो ये हो जाएगा 151/29 माइनस और 15/4 ये भाग करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 3/4 गुणे ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1/5 माइनस 1/3 ये हो जाएगा। तो ये 151/29 ऑलरेडी रहने देते हैं और यहाँ जो माइनस है ये माइनस है, ये हो जाएगा 15/4 और भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 और इसका मान जो हो जाएगा इसका जो एलसीएम हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर हमको मिलेगा 29/30 29/30 मिलेगा। अब आते हैं 151/29 माइनस ये हो जाएगा 15/4 और इसका भाग करेंगे 29/40 29/40 से इसको भाग कर देंगे। तो चलिए इसको तो थोड़ा साफ कर लेते हैं। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं तो उसके बाद आगे बताया जाता है। इसको थोड़ा मिटा लें, इसको मिटा लें नहीं तो पूरा मिट जाएगा। चलिए चलिए फिर आगे देखते हैं। तो ये है इधर लिखते हैं तो ये है 151 और बटा 29 और माइनस ये हो जाएगा इधर ये हो जाएगा 15/4 और गुणे हो जाएगा 40 ऊपर चला गया और 29 नीचे आ गया। तो इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर ये 4 हो गया, ये 4 10 हो गया और साथ ये 150 हो गया और बटा ये 29 हो गया। 150/29 हो गया। कुल मिला के यहाँ जो है सॉल्व करते हैं इसको तो ये हो जाएगा 151/29 माइनस 150/29 तो बराबर हो जाएगा 1/29। 1/29 इसका आंसर आ जाएगा। 1/29 जो कि दिया गया है किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी में 1/29 दिया गया है तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये सवाल है 35 नंबर का। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों 35 नंबर है, गेहूं के प्रति किलोग्राम मूल्य में 20% की कमी होने के कारण राम 800 में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम है। गेहूं की कुल मात्रा कितनी होगी? तो इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों इसको ये है 20%, अगर 20% पर ये है तो ये 5 किलोग्राम है। 1 मिनट, हाँ ये है 20% की कमी की जाती है तो 5 किलोग्राम अधिक गेहूँ खरीदने में सक्षम है। तो अगर 100% है तो 100% हो जाएगा 25 किलोग्राम। तो कुल जो मात्रा हो जाएगी ये 25 माइनस 5 हो जाएगा तो कुल 20 केजी हो जाएगा। 20 केजी जो कि दिया गया है ऑप्शन ए में, 20 केजी ऑप्शन ए में दिया गया है तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों 36 नंबर है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। बीणा पाण, बीणा पानी, बीणा पानी या बीणा पानी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बीणा पाणी हो जाएगा। बीणा पाणी जो है ये सही इसकी वर्तनी है और ये सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। अर्थात बीणा और पाणी में समास विग्रह है, जो बीणा है जिसके लिए अर्थात हाथ में, तो ये बीणा पाणी हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 37 नंबर, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो सिर पर पाँव रखकर भागना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो सिर पर पाँव रखकर भागने का अर्थ होता है
धीरे धीरे चलना, पाँव सिर पे ऊपर रखकर भागना, या बहुत तेज़ कूदना, या बहुत तेज़ भागना। तो इसका जवाब हो जाएगा बहुत तेज़ भागना। बहुत तेज़ भागना, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये दोस्तों है 38 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द में के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो खग का बताना है, पशु है, कबूतर है, तोता है, पक्षी है। तो दोस्तों खग का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो पक्षी होता है। और इसका अन्य पर्यायवाची भी है। तो इसके जो अन्य पर्यायवाची हैं वो क्या क्या हैं? तो पक्षी हो गया, पक्षी तो है ही है। उसके बाद है विहंग, पक्षी है और विहंग है। विहंग के बाद ये विहंगम भी है, और चिड़िया है। ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 39 नंबर। 39 नंबर है, शाश्वत का विलोम शब्द क्या है? तो शाश्वत का क्षणिक है, स्वस्थ है, चिंतन है, या अस्थायी है। तो दोस्तों शाश्वत का जो अर्थ होता है वो निरंतर होता है या चिर अस्थायी होता है। जो शाश्वत का अर्थ होता है वो चिरस्थायी होता है या निरंतर होता है। तो इसका विलोम जो हो जाएगा वो क्षणिक हो जाएगा। इसका विलोम क्या होगा? क्षणिक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 40 नंबर है, जिसके आने की तिथि मालूम ना हो। शब्द समूह के लिए कौन सा शब्द है? विशिष्ट है, क्या आतिथ्य है, मनुष्य है, या देवता है। तो जिसके आने की जो तिथि ना हो वो अतिथि होता है, अर्थात मेहमान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं। तो पैराग्राफ के अंतर्गत ही प्रश्नों के उत्तर हमको मिलेंगे। तो इसमें दिया गया है, मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो ऑल मैन डिड ऑल टाइप ऑफ वर्क, ईच मैन बिल्ड हिज ओन हाउस एंड मेड व्हाट काइंड ऑफ फर्नीचर ही नीडेड दी ग्रो ऑल दी ओन फूड हिज white made all the clothes of the family and cooked food. However, man very soon found that the was much better to drive the work, and among them so they that one built house, another made furniture, and another grew corn and so on. You can easily see this was better plan, because by always doing the same kind of work you can do it the more quickly and easily. So nowadays all work is divided as much as possible, even such as teeny things as the pin is not made by one man but by dozen or more, each doing the particular bit of the work. One stations out of wire, another cuts into the length, and another sharpens that point, another puts the thread on, and the fourth that is say work divided among different people. ये को पढ़ना है पहले, उसके बाद इसी के आधार पर उत्तर देना है। तो हमारा 41 नंबर क्वेश्चन इसके आधार पर दिया गया है। इन दी थर्ड सेंटेंस ऑफ द सेकंड पैराग्राफ सो नाउ ये डेज ऑल वर्क ऑफ द वर्ड सो इंडिकेट्स। तो दोस्तों ये थर्ड सेंटेंस के बारे में पूछता है कि पैराग्राफ जो है सो नाउ ये डेज ऑल वर्क सो वर्ड इंडिकेट्स क्या इंडिकेट करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये इफेक्ट ऑफ केसेज की बात करता है। क्या करता है? इफेक्ट्स ऑफ केसेज की बात करता है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन है, दी वर्ड हाउएवर एट दी बिगिनिंग एट द सेकंड पैराग्राफ इंडिकेट। तो सेकंड पैराग्राफ क्या इंडिकेट करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एन आइडिया एंड दी अपोजिट डायरेक्शन। आइडिया और अपोजिट डायरेक्शन में विचार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 43 नंबर, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस द करेक्ट वर्ड फ्रॉम दी ऑल वर्क बाई ऑल मैन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाज डन। यहाँ वाज डन भर दिया जाएगा बाई मैन, तो इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन। तो 44 नंबर क्वेश्चन है, सिलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ये वर्ड दिया गया है
रेबल दिया गया है तो ये हो जाएगा शो, डिस्क्लोज होएगा, हाइड हो जाएगा, पैराइज होएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा हाइड हो जाएगा। हाइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो रेबल का होता है रहस्य को प्रकट करना, और इसका जो एंटोनिम्स दिया गया है वो हाइड यानी छिपाना है। इसी प्रकार अन्य शब्द भी इसके हैं। तो शो मीन्स होता है दिखाना, शो मीन्स होता है दिखाना, और डिस्क्लोज मीन्स होता है रहस्य प्रकट करना, डिस्क्लोज होता है रहस्य प्रकट करना। और प्रेज जो होता है ये होता है प्रार्थना करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 45 नंबर। 45 नंबर की यदि बात की जाए तो सिलेक्ट दी, एक मिनट कहाँ चला गया, ये 45 नंबर दिया गया है। तो ये है सिलेक्ट दी सिनोनिम्स ऑफ दी गिवन वर्ड। ये दिया गया है, वर्ड दिया गया है प्रिसाइज। तो प्रिसाइज मीन्स होता है संक्षेप, और इसका जो सिनोनिम्स होगा वो एक्सट्रेट, एक्यूरेट यानी एक्सप्लिट हो जाएगा। तो ये इसका जो विलोम होगा, सॉरी इसका जो सिनोनिम्स होगा, इसका जो सिनोनिम्स होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्यूरेट हो जाएगा, एक्यूरेट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 46। 46 नंबर कहता है दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द युग्म का चयन करना है। तो हवाई जहाज है, तो जिस प्रकार हवाई जहाज का संबंध आकाश से है, तो ये दो दिया गया है, किससे संबंध है ये बताना है, जो ऑप्शन की मदद से बताया जा सकता है। तो हवाई जहाज का संबंध आकाश से है। तो गाड़ी का जो संबंध है वो सड़क से है। तो एक तरफ हो जाएगा यहाँ गाड़ी और यहाँ हो जाएगा सड़क, सीधा सीधा फंडा है और ये सही है, ये ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 47 नंबर। 47 की बात की जाए दोस्तों तो ये उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद में उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो कैसे संबंधित है, तो इसको लिख लेते हैं। तो पहला है एच है, तो एच ये हो जाएगा, यहाँ दिया गया है के दिया गया है, तो एच का होता है 8 और के का होता है 11, तो 3 का अंतर हो गया। इसी प्रकार एफ का है, तो एफ का होता है 6, और उसके बाद इसका दिया है सी, तो ये 3 का माइनस हो गया। तो 1 + 1 - 1 + 1 माइनस हो रहा है। तो इसी क्रम में हमको जो दिखाना है, तो जे पी पी और जे को दिखाना है। तो पहले +3 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा यम, इसमें 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा यम, इसमें 3 जोड़ेंगे, इसमें 3 घटाएंगे तो ये भी आ जाएगा यम, और इसमें 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा यम, अर्थात यम यम यम। तो यम 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 कहाँ भैया, एम एम जो दिया गया है ये ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए रीजनिंग से अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर। तो 48 नंबर है, 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक अलग है, अलग को छांटना है। तो इसका जो डी ऑप्शन है ये अलग है, इसका डी ऑप्शन जो है वो अलग है, अर्थात सभी विकल्पों में जो संख्याएं दी गई हैं उनके अंतर से पूर्णतः ये विभक्त होती है, परंतु 16, 21 ऐसी संख्या नहीं होती है। तो ये 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22 और 3 33, 5 से 5 दूनी 10, 5 3 15 और 6 3 3 6 18, 3 9 27, लेकिन ये नहीं कटेंगे, 16 नहीं कटेगा या 21 नहीं कटेगा, दोनों नहीं कटेगा। तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर दिया गया है, नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। ये मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वो सर्वज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत होती हो, परंतु ये निर्णय करें कि कौन निष्कर्ष तार्किक रूप से सही है। तो चलिए देखते हैं। तो सभी फल संतरे हैं, तो ये दिया गया फल दिया गया है, और सभी जो फल हैं वो क्या हैं, संतरे हैं। तो ये फ्रूट है और संतरा है, तो सभी फल जो है संतरे हैं। फिर कहता है कुछ फल अंगूर हैं, तो कुछ फल जो हैं, ये कुछ फल यहाँ से ले लीजिए, अंगूर हैं, ये अंगूर हैं। और फिर कहता है कि सभी अंगूर चेरी हैं, तो अंगूर सभी क्या हैं, चेरी हैं। तो इसका निष्कर्ष देखने पर ये पता चलता है, तो ये ना फर्स्ट ही दिखाता है और ना सेकंड ही दिखाता है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ये, ना फर्स्ट ही है और ना सेकंड ही है,
ना फर्स्ट है ना सेकंड, ऑप्शन ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 50। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 50 की यदि बात की जाए तो यदि 17 जनवरी 2004 को शनिवार था तो 10 अप्रैल 2013 को कौन सा दिन होगा? ये दिन हमको बताना है। तो सबसे पहले तो हम विषम दिनों की संख्या देख लेते हैं। तो जनवरी में जो विषम दिन होंगे ये हो जाएंगे 2, फिर 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। बटा कुल मिला के 7 से भाग कर देंगे तो दोस्तों ये 12 कुल मिला के 2 1 3 4 5 5 2 7 7 1 8 9 10 2 12 12 बटा ये 7 हो जाएगा। तो 7 1 7 और 4 और 7 5 12 हो जाएगा। अर्थात जो इसका शेष दिन विषम दिन आया वो 5 हो गया। तो 5 दिन जब विषम हो जाएगा तो दोस्तों ये जो दिनों की संख्या होगी वो हो जाएगी, दिनों की संख्या हो जाएगी वो 14 हो जाएगी, 28 हो जाएगी, 31 हो जाएगी, प्लस 10 हो जाएगी, कुल मिला के 83 हो जाएगा। और बटा 7 से करेंगे तो 7 से गुणा कर देंगे तो 7 अकाउंट और 7 ये बच जाएगा। अर्थात 6 विषम दिन आएंगे इसमें। तो कुल जो विषम दिनों की संख्या है 5 है, पहले आई थी, और 6। तो 6 और 7 6 13 6 5 11 हो जाएगा, बटा 7 हो जाएगा। तो 11 बटा 7 जो हो जाएगा इसमें कुल 4 विषम दिन होंगे। अर्थात 7 को 11 से जब भाग करेंगे और 11 को 7 से जब भाग करेंगे तो 4 विषम दिन आएंगे। और 4 विषम दिन जब हो जाएंगे तो जो चौथा विषम दिन होता है वो शनिवार होता है। अर्थात शनिवार दिया गया है, ये सवाल में शनिवार दिया गया था तो शनिवार में 4 और जोड़ देंगे। तो शनिवार के बाद जब 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बुधवार हो जाएगा। ऑप्शन ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 51। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो क्या गाजीपुर में किया गया है, इंदौर में, गाजियाबाद में या उज्जैन में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो किया गया है गाजियाबाद में किया गया है। दोस्तों भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक जो प्राधिकरण है इसमें राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन गाजियाबाद में किया गया है। और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडानिया के द्वारा 31 मई 2023 को किया गया है। 31 मई 2023 को किया गया है इस प्रशिक्षण के केंद्र का उद्घाटन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 52 नंबर क्वेश्चन है, 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जॉन किर्बी हैं, और सेलेस्ते साउलो हैं, या रूबीना सेबले हैं, या सबरीना सिद्दीकी हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सेलेस्ते साउलो हो जाएगा। ये 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है 53 देख लेते हैं। तो 53 नंबर कहता है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राजेश आनंद को, जनार्दन प्रसाद को, राजपाल शरण को, या सौरभ हजारी को? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जनार्दन प्रसाद हो जाएगा, जनार्दन प्रसाद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा है 54 नंबर क्वेश्चन। ये है G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ संपन्न हुआ है? जापान में, फ्रांस में, भारत में और जर्मनी में? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा, ये हुआ है, एक मिनट, यहाँ से ये हो जाएगा जापान, ये हो जाएगा जापान। अर्थात G7 2023 में शिखर सम्मेलन जापान में आयोजित हुआ है। और G7 का शिखर सम्मेलन हिरोशिमा में आयोजित किया गया है। और G7 का जो जापान, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, इटली, यूके और कनाडा इसमें सम्मिलित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? कर्नाटक ने, मेघालय ने, केरल ने, या तमिलनाडु में? तो मित्रों सही जवाब हो जाएगा, कर्नाटक ने जीता है। किसने जीता है भाइयों? कर्नाटक ने जीता है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है?
तो 150वां है, 148वां है, 37वां है या 61वां है? तो ये दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका 161वां हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 57। जुलाई 2023 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 75 रामसर स्थल हैं। और भारत की जो सबसे भारत के अनुसार जो है, भारत में रामसर साइट की संख्या कुल 75 है। और भारत में सबसे अधिक रामसर साइट तमिलनाडु में स्थित हैं, जिसमें कुल 14 हैं। इसमें रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान के रामसर शहर में वेटलैंड पर हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और भारत के जो कैग गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 58। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी CGA कौन बने हैं? राजीव गौबा हैं, SS दुबे हैं, भारतीदास हैं या गिरीश चंद्र मुर्मू हैं? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, SS दुबे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, दोस्तों, ये जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 को किसने शुरू किया है? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह और जगदीप धनखड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये द्रौपदी मुर्मू इसका ऑप्शन सही होगा। और जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान में कैच रेन जो रेन होता है 2023 का, वो शुरुआत श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने की है। तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित हुआ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यदि 29 नंबर हो गया, 59 हो गया, 60 देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? न्यूयॉर्क अमेरिका में, या मॉन्ट्रियल कनाडा में, या कोपेनहेगन डेनमार्क में, या ग्लासगो स्कॉटलैंड में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन ये हो जाएगा, न्यूयॉर्क अमेरिका हो जाएगा। न्यूयॉर्क अमेरिका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न संख्या 61। भरना है का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है, अर्थात इसका डी वाला ऑप्शन उठा के रख देंगे। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1955 में हुई थी। और विश्व व्यापार संगठन का नया सदस्य देश अफगानिस्तान है। ये 164वां सदस्य देश है। क्या है? 164वां सदस्य देश है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 62। 62 नंबर कहते हैं, तो ये दिया गया है, पट्टचित्र की चित्रकला शैली किस राज्य का लोकप्रिय कला रूप है? यूपी का है, बिहार है, उड़ीसा है, राजस्थान है? तो मित्रों सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उड़ीसा हो जाएगा। ये उड़ीसा सही जवाब हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? लीला सेठ, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू या मीरा कुमार? तो ये थी, कौन थी दोस्तों? ये थी मीरा कुमार। मीरा कुमार जो थी, ये थी लोकसभा की पहली महिला स्पीकर। और मीरा कुमार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर सासाराम में लोकसभा के चुनाव चुनी गई थी। और मीरा कुमार जगजीवन राम की पुत्री हैं, जो कि विदेश सेवा में रह चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ये है 65 नंबर। एक मिनट दोस्तों, हाँ ये 65 नंबर हो जाएगा। ये 64 नंबर देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रसिद्ध महाकाल पद्मावत किसने लिखा है? अबुल फजल, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अमीर खुसरो या मलिक मोहम्मद जायसी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, यह 65 नंबर। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। पंकज मलिक, भीम रेड्डी, नरसिम्हा रेड्डी, पृथ्वीराज कपूर, देविका रानी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, देविका रानी हो जाएगा। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम देविका रानी है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये फिल्म जगत की जो है जनक हैं। और दादा साहब फाल्के अवार्ड प्रथम 1969 ईस्वी में देविका रानी को दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये है 66 नंबर। दोस्तों 66 नंबर कहता है, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है?
तो ये राजेंद्र प्रसाद है, महात्मा गांधी है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं या सुभाष चंद्र बोस हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों महात्मा गांधी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है और सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो लिखी गई है वो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी गई है। इंडिया फॉर इंडियंस की रचना चित्तरंजन दास ने किया है और अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तकें जो लिखी गई हैं ये इन महानुभावों के द्वारा लिखी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 67 नंबर। 67 नंबर की बात की जाए दोस्तों, संसद के अंतर्गत क्या आता है? लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा, अर्थात संसद के अंतर्गत ये सभी आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन की यदि बात की जाए दोस्तों तो ये है भारतीय, एक मिनट पूरा इसको कर लें। तो यह है भारतीय परमाणु कार्यक्रम जनक के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं, डॉक्टर रमन्ना हैं, होमी सेठना है या अनिल जो है काकोडकर हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ये हो जाएगा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इसका सही जवाब होगा। और ये भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में हैं, इनको जाना जाता है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक थे। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी। कब की गई थी? 1948 में की गई थी, ये विशेष ध्यान रखना है। और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में की गई थी। अर्थात ऊर्जा आयोग की तो की गई थी 1948 में, लेकिन जो परमाणु ऊर्जा विभाग है इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1954 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है वो है 69 है। 69 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये दोस्तों है 69 नंबर क्वेश्चन कहता है पर्यावरण की रक्षा के लिए जो 3 आर हैं, 3 आर कौन है? रिपेयर, रिसाइकल और रीयूज, या रिड्यूज, रिसाइकल, रिपेयर, या रिड्यूज, रिपेयर, रीयूज, या रिड्यूज, रिसाइकल और रीयूज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, रिड्यूज, रिसाइकल और रीयूज। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो दुम्हल किस राज्य के नृत्य का एक रूप है? जम्मू और कश्मीर का है, गुजरात का है, पश्चिम बंगाल का है अथवा केरल का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन ये हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर का है। जम्मू और कश्मीर का है। और जो दुम्हल जम्मू कश्मीर राज्य का नृत्य है और राउफ ये मंद जास और हिकात जम्मू कश्मीर के अन्य लोक नृत्य हैं। गरबा, डांडिया, पनिहारी और टिप्पाणी गुजरात के लोक नृत्य हैं। और राम भेसे और कीर्तन पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। कथकली केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ये गद्यांश दिया गया है जो कि 71 से लेकर के 74 तक का गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को जल्दी से पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके सवाल को सॉल्व करेंगे। तो जल्दी इसको देख लेते हैं। मानव समाज की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए हर युग में अनेक विचारक होते रहे हैं, परंतु उनका क्षेत्र प्रायः आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक ही रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी ने मनुष्य के जीवन में अतिरिक्त और बाह्य पक्ष के सामान्य विकास के साथ साथ साहित्य और संस्कृति का भी महत्व दिया। गुरु गोविंद सिंह के रूप में हमें भक्ति, शक्ति, सरस्वती के पवित्र संगम का साक्षात्कार होता है। अब इसी पर आधारित जो प्रश्नों की श्रृंखला रखी गई है वो है, चलिए देखते हैं। तो ये है प्रश्न संख्या 71 है। तो 71 का जो है गद्यांश से लेना है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, जो कि गद्यांश में अभी अभी मिला है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है 72 नंबर। 72 नंबर की यदि बात की जाए तो मानव समाज में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, कर्मधारय है, द्विगु समास है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों तत्पुरुष समास है। ये इसका हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन कहता है आर्थिक, सामाजिक, राजनीति में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? इक प्रत्यय, एक है, इक है या का प्रत्यय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा इक प्रत्यय है। क्या है? इक प्रत्यय है। चौथा देखते हैं। तो चौथा दिया गया है उपयुक्त अवतरण का उचित शीर्षक बताइए। गुरु गोविंद सिंह और समस्याएं। गुरु गोविंद सिंह जी की देन। तो ये इसका जो है शीर्षक बताना है।
तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह जी की देन। ये इसका शीर्षक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 75 नंबर। 75 नंबर की यदि बात की जाए दोस्तों, तो जो अतिथि का सत्कार ना करे उसे कहेंगे अतिथि कहेंगे, अतिथेय कहेंगे, अमर्यादित कहेंगे या आतिथ्य कहेंगे। तो इसको क्या कहेंगे? तो ये कहेंगे आतिथ्य, आतिथेय कहेंगे, आतिथेय कहेंगे, इसको आतिथेय कहेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। तो नेक्स्ट जो है ये भी पैराग्राफ है। वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता में मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति से कुछ क्षणों की जापान की अजय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शास्त्रों का निर्माण की जो है ये प्रेरणा दी गई है जो भयंकर और सर्वविनाशकारी है, शस्त्र बनाने में लगे हैं। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर जिसके विचार विनाश करने की दिशा में ये शास्त्र बनाने लगे हैं और हथियारों का प्रयोग पशु अधिकांश जनता जो है संपत्ति थोड़े समय में नष्ट की जा सकेगी, क्योंकि ऐसे ऐसे जो सभी स्वतंत्र हैं देशों संग्रह में कुछ ना कुछ आ जाए। तो चलिए इसके आधार पर जो प्रश्नों की श्रृंखला को हल कर लेते हैं, उसके बाद मैथ का पोर्शन आ जाएगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं, सीधे पहुंचते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया, आधुनिक युग भयंकर और विनाशकारी होते हैं क्योंकि दोनों देशों के शास्त्र और युद्धों में समाप्त हो जाते हैं। अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति जो होती है नष्ट हो जाती है। दोनों देशों में महामारी, भुखमरी फैल जाती है। दोनों देशों में सेनाएं और युद्ध में मारामारी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो 76 का हो जाएगा, ऑप्शन बी। अधिकांश जनता और उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। 77 नंबर अब देखते हैं। तो 77 नंबर है, ये है एटम बम का अपार शक्ति अनुभव कैसे हुआ? तो ऑप्शन ए, जापान में हुई भयंकर विनाशीली से हुई है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 78 नंबर। 78 नंबर कहता है, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं? तो क्यों बना रहे हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ये पारंपरिक भय के कारण बना रहे हैं और बना के इसको एडवांस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 79 नंबर। 79 नंबर कहता है, भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी है? अमेरिका ने, अमेरिका की विजय ने, जापान पर गिराए गए एटम बम या बड़े देशों की प्रतिस्पर्धा ने? तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान पर गिराए गए एटम बम से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 80 नंबर। 80 नंबर की यदि बात की जाए तो इस गद्यांश में मूल तथ्य क्या है? तो ये आतंक और सर्वनाश का भय है, विश्व शस्त्रों में होड़ है, द्वितीय विश्व युद्ध में विभीषिका है, निसंधिकरण की और विश्व शांति है। तो इसका मित्र सही उत्तर हो जाएगा ये 80 का डी हो जाएगा, निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये ग्राफ वाला पोर्शन है। तो ये सवाल लगाना पड़ेगा, बिना सवाल लगाए ये आ नहीं सकता। चलिए इसका उत्तर बता देते हैं, सवाल बाद में सॉल्व किया जाएगा। चलिए तो 81 नंबर क्वेश्चन है। तो 81 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात 2015 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है 82 नंबर। 82 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 105 हो जाएगा और 143 हो जाएगा। तो 105 143 ऑप्शन ये में दिया गया है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 83। 83 भी हल कर लेते हैं। तो इसका जो है हल करने पर कुल मिला के हमको जो उत्तर मिलेगा वो ऑप्शन ये मिलेगा 5%। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 देख लेते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 2016 में कंपनी राजस्व वर्ष 2014 में विवेक कितना % जो सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये जो सही है ये मित्रों सही है कितना, 325 करोड़, अर्थात ये जो सही है 151% है। 151% है, 151 गया ऑप्शन ये में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 85 नंबर। 85 नंबर की यदि बात की जाए तो दिए गए सभी वर्गों कंपनी का औसत राजस्व कितना होगा? तो 475 होगा, 325 होगा, 350 और 450 होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 325 हो जाएगा, 325 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है 86 से 90 तक का है, जो कि गद्य में दिया गया है। तो ये सवाल पहले हल करना पड़ेगा तभी लगेगा, तो इसको हल करते जाइएगा।
अच्छा 86 नंबर क्वेश्चन, डी द्वारा किराए में बी द्वारा कपड़ों में जारी की कुल मात्रा मासिक पे कितना है। तो 86 नंबर का आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो ये सभी लोगों ने मिलकर भोजन का औसत मासिक व्यय कितना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो हो जाएगा ऑप्शन बी 10,850 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 88 नंबर। 88 नंबर की बात करें, इनमें से सभी मदों को मिलाकर सबसे कम मासिक व्यय किसका है, ए का, बी का, सी का और डी का। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा वो ए का है, ए का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन 89 हमारा है, यदि सी के बच्चों की शिक्षा पर मासिक व्यय 5% बढ़ जाए तो बच्चों की शिक्षा पर उसका वार्षिक कितना होगा। तो ये सवाल लगाने पर दोस्तों इसका जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ये 1,58,750 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये 90 नंबर है। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ये द्वारा यात्रा किए गए मासिक व्यय और डी द्वारा कपड़ों पर किए गए मासिक व्यय क्रमशः जो अनुपात है क्या है। तो अनुपात दोस्तों ये हो जाएगा 61:105 का हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1 मिनट कहाँ चला गया। इक्यानवे, हाँ ये आ गया 91 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों 91 नंबर क्वेश्चन की बात की है, पुस्तक का AC और F मिलाकर भारतीय लेखकों की औसत संख्या कितनी है। तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन डी 28,000 की संख्या है। चलिए 92 देख लेते हैं। तो 92 का दोस्तों हो जाएगा, ये सवाल लगाना पड़ेगा जो कि बाद में करवाया जाएगा। तो 92 का बी हो जाएगा 4500। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 93। 93 का क्वेश्चन जो हो जाएगा, पुस्तकालय सी विदेशी लेखक पुस्तकों की संख्या पुस्तकालय या भारतीय लेखक पुस्तकों की संख्या कितने प्रतिशत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी 30% है, ये 30% है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 94 नंबर। पुस्तकालय सी व डी मिलाकर भारतीय लेखक की पुस्तकों की संख्या का पुस्तकालय और इसे कुल मिलाकर विदेशी लेखकी की पुस्तकों की संख्या का अनुपात कितना है। तो 94 का दोस्तों ये ऑप्शन हो जाएगा जो कि सही जवाब दिया गया है। 94 का ये ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 95। 95 हल करना है। तो 95 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ई हो जाएगा। चलिए ये भी हल करना है। ये सभी सवाल बहुत बड़े बड़े हैं, इसको हल करना है। तो 96 का दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 432 किलोमीटर। और 97 का जो दोस्तों हो जाएगा वो 97 का हो जाएगा ऑप्शन ये 540 किलोमीटर, ये हो जाएगा 540 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों ये है 99, 1 मिनट 98 होगा यहाँ। तो ये 98 नंबर क्वेश्चन है, राजीव शहर में अपने गांव बी द्वारा सी द्वारा वापस और उसकी कुल जो यात्रा है कितनी दूरी है। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा, ये सवाल बनाना पड़ेगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। तो डी यहाँ मिलेगा हमको, ये 540 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कार ये अपनी वास्तविक चाल से सवाल दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 576 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 100 नंबर है, नई दिल्ली गोरखपुर के बीच में दूरी 762 है। हितकारी द्वारा तय की गई गोरखपुर की दूरी अपराह्न चलना प्रारंभ करती है और अंत में वो पहुंच जाती है। तो ये कितना है, सवाल लगाना है इसको। तो ये 100 का दोस्तों ये ऑप्शन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा। आई होप दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।